हेलो साथियों। तो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज भी मैं आपको यहाँ पर जो टॉप 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसके पहले मैंने जो है इस चैप्टर के आपको टॉप 50 क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए थे वो इजी टू मॉडरेट लिए गए थे। लेकिन आज भी आपके इसी चैप्टर के मैं टॉप 50 क्वेश्चंस बताऊंगा और यहाँ पर आज का जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होगा। ठीक है, यानी कि आज के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम बेस्ड होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आप सभी को पता है, लेकिन बेस पता होना जरूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट की जो बैच है उसकी फी अभी बहुत ही कम रखी गई है और इसके साथ आपको कंप्लीट रिवीजन नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर वाइज आपको वन लाइनर नोट्स, इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट नोट्स दी जा रही है। यूपीजी के और कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट भी अब ऐड होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां से आप टेक्स्ट देकर चैप्टर वाइज भी टॉपिक तैयार कर सकते हैं अपने। ये सब मिलेगा कहां पर? तो ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। अगर आपने ये नहीं इंस्टॉल किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको यूपी जीके की 1000 एमसीक्यू की बिल्कुल फ्री नोट्स मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं जो है जो भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ यहीं पर शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। कल जो बेसिक चीजें थी आरटीजीएस का फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है, नेफ्ट क्या होता है, वो सब कल वाली क्लास में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। आज यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन रखे गए जो अलग तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आरटीजीएस में भेजी गई राशि लाभार्थी के खाते में किसी कारण से जमा नहीं हो पाती है, मतलब आपने किसी को आरटीजीएस किया, तो जिस व्यक्ति को आपने आरटीजीएस किया है किसी कारणवश उसके खाते में वो राशि जमा नहीं हो पाती है, तो फिर लाभार्थी को जो है बैंक को राशि कब तक जो है वो मूल बैंक को वापस लौटानी होती है। यानी कि जो राशि आपने भेजी थी लाभार्थी को, अगर किसी कारणवश उसे नहीं मिली है तो उस राशि को जो है बैंक कब तक जो है यहाँ पर लौटा सकता है। तो ये याद रखिएगा, उसको यहाँ पर जो है जो पेमेंट इंटरफेस होता है, यानी कि जो भुगतान इंटरफेस होता है, उसके प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर या फिर आरटीजीएस बिजनेस डे समाप्त होने से पहले, जो पहले हो का मतलब ये है कि यहां पर जो राशि है, अगर मान लीजिए आरटीजीएस बिजनेस डे समाप्त होने वाला है, केवल 30 मिनट ही बचे हैं, तो पहले आपका ये वाला नियम लागू हो जाएगा, यानी कि इसके समाप्त होने से पहले पहले है जो यहाँ पर भुगतान करना होगा। या फिर आप चाहे तो अगर आरटीजीएस बिजनेस डे समाप्त होने में भी ज्यादा समय है तो फिर आपको यहाँ पर 1 घंटे के भीतर भीतर जो है वो मूल बैंक को राशि लौटानी होगी। ठीक है, तो ये याद रखेगा, इसका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि आरटीजीएस में असफल भुगतान की राशि लौटाने में निर्धारित समय से देरी होने पर मूल ग्राहक को किस दर से जो है वो क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। मान लीजिए यहाँ पर जो राशि लौटानी थी वो मूल समय पर नहीं लौटाई गई ग्राहक को, तो इसमें यहाँ पर क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है वर्तमान रेपो दर और साथ ही साथ 2% का जो है वो कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, लाभार्थी को जो है यहाँ पर वर्तमान रेपो दर प्लस 2% का जो है यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पर बैंक जो है वो निर्धारित समय पर लौटा नहीं पाती है तब। ठीक है, मूल राशि। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आरटीजीएस पॉजिटिव कंफर्मेशन व्यवस्था में लाभार्थी को क्रेडिट होने की सूचना के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉर्मेट कौन सा होता है। यानी कि जब आरटीजीएस आप करते हैं तो उसमें जो कंफर्मेशन मैसेज आता है वो उसका फॉर्मेट क्या है? तो इसका फॉर्मेट होता है CAMT.059। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है कंफर्मेशन मैसेज होता है, इसमें अक्सर जो है क्रेडिट, इसके अलावा डेटा टाइम और यूटीआर जैसी जानकारी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आरटीजीएस या फिर नेफ्ट में बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नेम लुकअप सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर जब भी आप किसी को बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, नेफ्ट करते हैं, तो उसके पहले यहाँ पर जिसको आपको भेजना है उससे जो है अपने बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लुकअप, जब भी आप किसी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो उसका नाम जो है वहां पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसके संबंध में कुछ विचार दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है कि नाम जो है वो अकाउंट नंबर और आईएफएससी के आधार पर जो है
बेनिफिशियरी बैंक के CBS से लिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी आप किसी को बेनिफिशियरी ऐड करते हैं अपने अकाउंट में तो उसके अकाउंट नंबर आप वहां पर डालते हैं, अकाउंट नंबर के साथ साथ आप IFSC कोड का यूज करते हैं। कभी भी अगर आपने ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर किया होगा तो बेनिफिशियरी जोड़ने से पहले हमेशा जो है जिसको भेजना है उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो है ऐड किया जाता है। जैसे ही आप ऐड करेंगे उस व्यक्ति का नाम अपने आप जो है शो होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि सभी डायरेक्ट या फिर सब मेंबर्स बैंक्स को यह सुविधा जो है 1 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध करानी थी। ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कह रहा है ग्राहक से इसके लिए अलग से शुल्क लिया जाता है। ऐसी कोई सुविधा नहीं, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए अलग से कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है। तो केवल पहला और दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ पर इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि RTGS या फिर नेफ्ट में जो है बेनिफिशियरी नेम लुकअप में यदि तकनीकी कारण से लाभार्थी का नाम प्रदर्शित ना हो पाए, यानी कि आपने यहां पर अगर किसी को बेनिफिशियरी ऐड किया है अपने अकाउंट में लेकिन किसी तकनीकी कारण से उसका नाम ही प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो RBI के निर्देशों के अनुसार क्या स्थिति होगी। तो फिर यहाँ पर ग्राहक जो होगा यानी कि जो ऐड कर रहा है वो अपने विवेक से जो है लेन देन को आगे बढ़ा सकता है या फिर वो वेट कर सकता है कि किसी तकनीकी कारण से अगर लाभार्थी का नाम नहीं शो हो रहा है तो अभी लेन देन ना किया जाए, ठीक है। तो ये जो है ग्राहक अपने विवेक से लेन देन आगे बढ़ा भी सकता है और रोक भी सकता है, ठीक है। इसमें RBI से कोई मतलब नहीं है। अगला कह रहा है कि RTGS नेफ्ट बेनिफिशियरी नेम लुकअप के डेटा और विवाद निपटान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि RTGS और नेफ्ट में जब बेनिफिशियरी नेम लुकअप है इसके डेटा और विवाद निपटान के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है रीमीटिंग और इसके अलावा जो है बेनिफिशियरी बैंक्स विस्तृत लॉक्स रखते हैं और इसके साथ साथ जो है NPCI लुकअप डेटा संग्रहित नहीं करता है। जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है ये लुकअप डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर C आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेफ्ट या फिर RTGS में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जिसे शार्ट में बोलते हैं LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की अनिवार्यता के लिए सामान्यतः कौन सी सीमा लागू होती है। याद रखिएगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के लिए कम से कम 50 करोड़ का सिंगल पेमेंट या फिर उससे अधिक का होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की अनिवार्यता के रूप में जाने जाएंगे। तो वही बताया गया यहाँ पर कि नॉन इंडिविजुअल एंटिटी का प्रत्येक सिंगल पेमेंट यानी कि 50 करोड़ या फिर अगर उससे अधिक है, ठीक है, तो ये सीमा लागू होती है LEI की 50 करोड़ या फिर उससे अधिक की, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है LEI जो अभी हम लोगों ने बात की है यहाँ पर इसकी बात हो रही है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की, ठीक है। तो LEI संबंधी नेफ्ट और RTGS नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो याद रखिएगा LEI के संबंध में अगर बात की जाए तो इसमें जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को छूट है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको छूट है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस इसके अलावा अंडरटेकिंग के लिए जो है 50 करोड़ या फिर अधिक सिंगल पेमेंट पर जो है LE लागू हो सकता है। ये मैंने अभी बताया था 50 करोड़ या फिर उससे अधिक पर ही जो है आपका LEI लागू हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि नेफ्ट बैच सेटल होने के बाद लाभार्थी के खाते में सामान्यतः अधिकतम कितने समय के भीतर जो है वो क्रेडिट अपेक्षित है। यानी कि अगर आपने किसी को नेफ्ट किया है तो यहाँ पर लाभार्थी के खाते में कितने समय में जो है यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया बैच सेटल होने के बाद। बैच प्रोसेस मैंने बताया था इसके पहले वाले में, ठीक है, 30 मिनट का होता है। तो बैच सेटल होने के बाद सामान्यतः जो है कितने समय के भीतर जो है यहाँ पर क्रेडिट अपेक्षित है बोला गया। तो इसके लिए याद रखिएगा 2 आवर है। कितना समय है? 2 आवर यानी कि 2 घंटे का समय है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नेफ्ट लेन देन लाभार्थी को क्रेडिट ना होने पर यानी कि अगर आपने किसी को यहाँ पर नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजे और लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं हुए हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि डेस्टिनेशन बैंक को ट्रांजैक्शन कब तक वापस करना होता है। तो जो डेस्टिनेशन बैंक है यानी कि जिसके माध्यम से आपने किया है उसको यहाँ पर कितने समय में, तो याद रखिएगा जिस बैच में ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ है उसके कंप्लीशन के 2 घंटे के भीतर भीतर जो है यहाँ पर पैसे को वापस करना होता है। जिस बैच में ट्रांजैक्शन हुआ है उसके प्रोसेस यानी कि पूरा होने के कंप्लीशन के 2 घंटे के भीतर भीतर जो है यहाँ पर वापस हो जाना चाहिए ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
अगला कह रहा है कि यदि नेफ्ट ट्रांजैक्शन बैच सेटलमेंट के 2 घंटे के भीतर ना तो क्रेडिट होता है और ना ही रिटर्न होता है, यानी कि जो अभी 2 घंटे का समय बताया गया था, अगर उसमें ना तो क्रेडिट हो रहा है और ना ही पैसे रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा वो किस आधार पर दे होगा। तो इसके लिए मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर जो रेपो दर होती है इसके साथ साथ 2% का जो है यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है यहाँ पर कि नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांच पर बैंक अकाउंट ना रखने वाले कस्टमर नगद देकर अधिकतम कितनी राशि जो है वो ट्रांजैक्शन भेज सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बैंक में अकाउंट नंबर नहीं है लेकिन उसने नेफ्ट जो है इनेबल्ड करके यहाँ पर अगर वो पैसे भेजना चाहता है तो अधिकतम कितनी राशि भेज सकता है, यानी कि ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो वो जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए ही जो है यहाँ पर भेज सकता है। ये याद रखिएगा अगर उसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आईएमपीएस की वर्तमान सामान्य पर ट्रांजैक्शन सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आईएमपीएस की बात हुई है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस की बात हुई है, तो इसके लिए जो पर ट्रांजैक्शन सीमा है वो 5 लाख है। कितनी है याद रखिएगा, 5 लाख। इसके अलावा एसएमएस और आईवीआर को छोड़कर सामान्यतः चैनल के लिए, ये भी याद रखिएगा, सामान्य चैनल के लिए जो है इसकी सीमा कितनी है, 5 लाख है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि यूपीआई के माध्यम से टैक्स पेमेंट के लिए वर्तमान इनहैंस्ड पर ट्रांजैक्शन सीलिंग क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मान है वो याद रखिएगा 5 लाख है। यहाँ पर जो है यूपीआई के माध्यम से टैक्स पेमेंट के लिए जो वर्तमान इनहैंस्ड पर ट्रांजैक्शन सीलिंग है उसकी राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है, ठीक है। अगला कह रहा है कि यूपीआई लाइट के लिए आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई लिमिट्स का सही संयोजन कौन सा है। तो यूपीआई लाइट के लिए यहाँ पर आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई जो लिमिट है वो कितनी है, तो वो याद रखिएगा आप लोग 1,000 पर ट्रांजैक्शन या फिर 5,000 वॉलेट या फिर टोटल लिमिट, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगला कह रहा है कि यूपीआई सर्किल में फुल डेलीगेशन के लिए जो है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्रमुख लिमिट्स का संयोजन कौन सा है। तो प्रमुख संयोजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रमुख संयोजन की बात करूं तो यहाँ पर याद रखेगा कितना है, तो इसके लिए जो है वो 15,000 रुपए मंथली या फिर 5,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर यूपीआई सर्किल में अगर यहाँ पर फुल डेलीगेशन के लिए एनपीसीआई द्वारा निर्धारित प्रमुख लिमिट्स की बात होगी तो ये 15,000 रुपए मंथली बोल सकते हैं या फिर 5,000 पर ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है यूपीआई सर्किल में डेलीगेशन रिलेशनशिप के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है डेलीगेशन रिलेशनशिप की। तो इसमें याद रखिएगा कि एक प्राइमरी यूजर जो है वो अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर को जो है वो डेलीगेट कर सकता है। यहाँ पर जो एक प्राइमरी यूजर है वो मैक्सिमम कितने 5 सेकेंडरी यूजर को जो है डेलीगेट कर सकता है और एक सेकेंडरी यूजर जो है वो केवल और केवल एक प्राइमरी यूजर से जो है वो डेलीगेशन स्वीकार कर सकता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यूपीआई से पेमेंट सफलतापूर्वक इनिशिएट हो जाने के बाद, यानी कि अगर यूपीआई से पेमेंट जो है वो सफलतापूर्वक इनिशिएट हो गया है तो उसके बाद स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है। तो आप सभी लोगों ने चेक किया होगा, अगर आप यूपीआई से किसी को पेमेंट करते हैं और पेमेंट इनिशिएट हो गया तो उसके बाद स्टॉप की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यूपीआई में इनिशिएटेड पेमेंट के लिए जो है स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट उपलब्ध नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो भी लोग यूपीआई यूज करते होते हैं ये होंगे, ये तो उनको भी पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है पेमेंट को रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि यूपीआई इकोसिस्टम में स्टैटिक्स में बिजनेस डिक्लाइन और टेक्निकल डिक्लाइन का सही मिलान कौन सा है। यानी कि अगर आप यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस डिक्लाइन कब आता है, यानी कि अगर यहाँ पर आपने इनवैलिड पिन डाल दिया, यानी कि यूपीआई यूज करते समय अगर आप यहाँ पर इनवैलिड पिन डाल देते हैं या लिमिट ब्रीच हो जाती है, खाते में 7,000 है, आप भेज रहे हैं 7 लाख, तो अगर लिमिट ब्रीच होती है या फिर यहाँ पर यूपीआई इनवैलिड डाल देते हैं, पिन इनवैलिड डाल देते हैं, तब यहाँ पर बिजनेस डिक्लाइन आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम या नेटवर्क इशू होता है तब आपका ये टेक्निकल डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, इनवैलिड पिन या लिमिट ब्रीच होने पर बिजनेस डिक्लाइन, और अगर सिस्टम या नेटवर्क इशू होता है तो फिर टेक्निकल डिक्लाइन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में
ना बैंक की गलती है और ना ही ग्राहक की, ब्रीच सिस्टम में कहीं और से है। मतलब यहाँ पर आप सभी को पता है आजकल ऑनलाइन खाते से पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें अगर कहीं से अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो जाती है और इसमें ना ही बैंक की गलती है ना ही ग्राहक की गलती है, तो यहाँ पर जो ग्राहक है ये बैंक को सूचना मिलने के 3 वर्किंग डेज के भीतर रिपोर्ट कर देता है। जो ग्राहक है अगर वो बैंक को 3 यहाँ पर वर्किंग डेज के भीतर जो है सूचना दे देता है, तो यहाँ पर सामान्यतः आरबीआई नियम के अनुसार ग्राहक की लाइबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसमें ग्राहक की जिम्मेदारी कितनी होगी, तो इसमें ग्राहक की जो जिम्मेदारी होगी वो 0 होगी, यानी कि ग्राहक के लिए जो है यहाँ पर 0 लाइबिलिटी होगी। ये याद रखिएगा कब, अगर यहाँ पर ना तो ग्राहक की गलती थी ना ही बैंक की गलती थी और 3 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक ने जो है यहाँ पर सूचना दे दी, तब ऐसा होता है, ठीक है। तब यहाँ पर ग्राहक की 0 लाइबिलिटी रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सूचना मिलने पर बैंक को यहाँ पर शैडो रिवर्सल सामान्यतः कितने वर्किंग डेज के भीतर करना होता है, तो शैडो रिवर्सल की बात की जाए तो ये सामान्यतः इसके लिए जो टाइम है वो 10 वर्किंग डेज का है। कितना है, यहाँ पर सूचना मिलने के बाद 10 वर्किंग डेज के भीतर जो है यहाँ पर शैडो रिवर्सल ये बैंक को करना होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि ग्राहक ने स्वयं पेमेंट क्रेडेंशियल साझा किए और उसी कारण से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब आपने किसी को जो है अपना पिन बता दिया या कुछ भी बता दिया, उसके कारण जो है आपके खाते में कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो गई, तो फिर यहाँ पर आरबीआई जो है ये कस्टमर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क में सामान्यतः सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा इसमें क्या यहाँ पर सिद्धांत है कि ग्राहक के रिपोर्ट करने तक पूरा लॉस वहन करता है, यानी कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो लॉस होगा वो ग्राहक झेलेगा, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद का लॉस जो है वो बैंक वहन करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि टोकेनाइजेशन का सबसे सटीक वर्णन कौन सा है जब इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसके अलावा पेमेंट सिक्योरिटी में उपयोग किया जाता है। तो टोकेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर जो है जो सेंसिटिव वैल्यू होती है इसको एक नॉन सेंसिटिव सरगोट टोकन में बदलना, ताकि वास्तविक डेटा जो होता है वो एक्सपोजर कम कर सके, ठीक है, यहाँ पर कम हो सके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। अगला देखिए, अगला कहा यहाँ पर कह रहा है कि HTTPS और TLS में सर्वर डिजिटल सर्टिफिकेट का मुख्य जो है वो क्रिप्टोग्राफिक उद्देश्य कौन सा है। ये अब आपका कंप्यूटर से संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में है, ठीक है, और ये भी आपके आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि सर्वर आइडेंटिटी को उसके पब्लिक की से बाइंड करना और इसके अलावा ट्रस्ट वेरिफिकेशन में सहायता करना, ये किसका कार्य होता है, ये आपका HTTPS और TLS ये जो होते हैं ये सर्वर डिजिटल सर्टिफिकेट का मुख्य क्रिप्टोग्राफिक उद्देश्य यही होता है कि सर्वर आइडेंटिटी को उसके पब्लिक की से बाइंड करेंगे और साथ ही साथ ट्रस्ट वेरिफिकेशन में सहायता देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपको कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CBS की आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात हुई, इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड कनेक्टेड डेटाबेस और इसके अलावा प्रोसेसिंग से कस्टमर को मल्टीपल चैनल्स इसके अलावा ब्रांचेस पर अकाउंट एक्सेस मिलता है, कि इससे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जब CBS की सुविधा होती है तो यहाँ पर जो है आप मल्टीपल चैनल्स और ब्रांचेस पर अकाउंट एक्सेस आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि IPO एप्लीकेशन में UPI मैंडेट अप्रूव करने पर सामान्यतः फंड्स के साथ क्या होता है। IPO जब कभी भी यहाँ पर शेयर मार्केट में कोई नया शेयर लिस्ट होता है तो सबसे पहले उसका IPO आता है, तो उस समय अगर आप IPO के लिए UPI से पेमेंट करते हैं, पेमेंट मैंडेट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है जितना पेमेंट होता है वहां पर उतना अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक रहता है जब तक यहाँ पर जो IPO है वो ओपन नहीं होता, जब ओपन हो जाता तो आपको पता चलता है कि IPO का अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है। तो अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो अलॉटमेंट होने पर उतने रुपए जो है डेबिट हो जाएंगे, अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर वही रुपया जो है आपका वो अनब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जितने का IPO होता है उतने रुपए आपके पहले ब्लॉक कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जब IPO ओपन होगा तो अगर उसका अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको तो उतने रुपए आपके खाते से डेबिट हो जाएंगे, लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो फिर वही रुपया जो आपका पहले ब्लॉक था वो फिर से जो है अनब्लॉक हो जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक विभाग का यहाँ पर सैंक्शन बजट दिया गया है 12 लाख, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया गया है आपको यहाँ पर 7,20,000 और कमिटेड एक्सपेंडिचर दिया गया 2,30,000,
तो अवेलेबल बजट कितना है, यहाँ पर आपसे अवेलेबल बजट पूछा गया। तो अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल बजट निकालना है, ए बी मैंने 60 में लिख दिया, ठीक है। अवेलेबल बजट बराबर होता है यहाँ पर सैंक्शन बजट, जितना बजट सैंक्शन हुआ है तो सैंक्शन बजट माइनस होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर और माइनस होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है सैंक्शन बजट कितना है 12 लाख, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 लाख, ये हो जाएगा 12 लाख सैंक्शन बजट, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्चुअल बजट, यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ये 7,20,000 है, तो ये हो जाएगा 7,20,000। और फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर कमिटेड एक्सपेंडिचर दिया गया 2,30,000, 2,30,000। तो अब अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 7 2 9, 30 20 50, यानी कि ये हो जाएगा 9.5 लाख। और 12 लाख से अगर 9.5 लाख आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2,50,000, यानी कि ये बच जाएगा आपका 2.5 लाख। कितना बचेगा यहाँ पर 2.5 लाख बच जाएगा। तो 2.5 लाख आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है VoIP, ये मैंने कल भी आपको बताया था। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। VoIP आर्किटेक्चर में SIP और इसके अलावा RTP की भूमिकाओं का सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो SIP होता है, यहाँ पर VoIP में जो आपका SIP होता है ये आपका सिग्नलिंग और इसके अलावा सेंशन कंट्रोल के लिए यूज होता है। किसके लिए, तो सिग्नल के लिए या फिर सेंशन कंट्रोल के लिए। और RTP का यूज जो होता है वो रियल टाइम मीडिया ट्रांसपोर्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि DNS यानी कि यहाँ पर जो है डोमेन नेम सिस्टम की बात हो रही है और यहाँ पर जो है DHCP का सही कार्य मिलान कौन सा है। तो डोमेन नेम सिस्टम आप लोग जानते हैं ये क्या करता है, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस से रिजॉल्व करता है, ठीक है। यानी कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। और जो DHCP होता है आपका, ये आपके होस्ट को जो है IP कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिकली देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि कई प्राइवेट IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात हो रही है, ठीक है। होस्ट को एक पब्लिक IPv4 एड्रेस साझा कराते समय अलग अलग सोर्स पोर्ट्स का उपयोग करके जो है वो मैपिंग बनाने वाली टेक्निक कौन सी होती है। तो इससे PAT या फिर NAT ओवरलोड बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, PAT और NAT ओवरलोड जो होता है आपका, ये कई सारे प्राइवेट होस्ट को जो है एक पब्लिक IPv4 एड्रेस शेयर करने के लिए जो है सोर्स एड्रेस का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक ही फिजिकल स्विच पर अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग यहाँ पर लेयर दिया गया आपको, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन में लॉजिकली सेगमेंट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर जब भी ब्रॉडकास्ट डोमेन में लॉजिकली सेगमेंट की बात होगी और किसकी बात होगी, फिजिकल स्विच की, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं VLAN का। हमेशा किसका यूज किया जाता है, VLAN का उपयोग जो है यहाँ पर लॉजिकली डिवाइड पोर्ट्स या फिर यहाँ पर डिवाइसेस को ऑन करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल को कोर के भीतर गाइड करने का मूल भौतिक सिद्धांत कौन सा। आप सभी को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि IoT यानी कि इंटरनेट, यहाँ पर ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT मैसेजिंग में जो MQTT की प्रमुख आर्किटेक्चर कौन सी होती है। तो MQTT की जो प्रमुख आर्किटेक्चर होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा वो ब्रोकर बेस्ड पब्लिश या फिर सब्सक्राइब होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है यहाँ पर कि पैसिव RFID, जिसका मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। टैग सामान्यतः अपनी रिस्पॉन्स ट्रांसमिशन के लिए एनर्जी कैसे प्राप्त करता है। तो ये हमेशा रीडर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी जो है हार्वेस्ट करके यहाँ पर जो है बैक सेक्टर द्वारा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में।